आगतं शिवनैवेद्यम् अन्यदा ग्राह्यमित्यपि विलम्बे पापसम्बन्धो भवत्येव हि मानवः। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। नक्षत्रों की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज बात करेंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की। इससे पहले मैंने अश्विनी नक्षत्र से लेकर के और मूल नक्षत्र तक पूरा कार्यक्रम बना दिया है। इस नक्षत्र पे हमारी चर्चा हो चुकी है। अगर आपने वो कार्यक्रम नहीं देखा है और अपने नक्षत्र को जानना और समझना चाहते हैं तो आपको नक्षत्र फल नाम का प्लेलिस्ट जो मेरे चैनल पे बना हुआ है, किस चरण में आप जन्मे हैं, उस चरण का प्रभाव क्या है, उस चंद्रमा के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि जा रही है, इन सब का समावेशित रूप से मैंने कार्यक्रम बनाया है और सभी नक्षत्रों पे बनाया है जो मूल नक्षत्र तक शामिल है। आज बात करेंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा, अंतिम तक कार्यक्रम देखना चाहिए। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखा जाए और साथ ही साथ रविवार के कार्यक्रम के लिए अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जन्म स्थान लिखें, प्रश्न लिखें और रविवार के कार्यक्रम के लिए ऊपर जरूर ही ये लिख लेना चाहिए कि रविवार के कार्यक्रम के लिए मैं अपनी कुंडली प्रेषित कर रहा हूं और रविवार को शाम को 8 बजे कार्यक्रम जाता है, उसे देख लेना चाहिए। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम में बताऊंगा। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को जानने की कोशिश करते हैं। क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, क्या स्वभाव है, कैसा चिंतन है, दाम्पत्य कैसा होता है, करियर कैसा होता है, महिलाएं कैसी होती हैं, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जो जातिकाएं जन्मे होती हैं, जातक कैसे होते हैं, चरणबद्ध तरीके से इनके बारे में सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। ये चंचल प्रकृति का नक्षत्र है, चलायमान, और इसके जो स्वामी देवता हैं वो शुक्र देव हैं। मतलब ये एक ऐसा नक्षत्र है जो स्त्री योजित नक्षत्र है या स्त्री के प्रभावों से युक्त नक्षत्र है। इसके स्वामी देवता भी शुक्र देव हैं जो समस्त प्रकार के सुंदर वस्तुओं के कारक हैं। जितनी भी चीजें सुंदर होती हैं वो सब शुक्र देव के अंतर्गत आती हैं। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अधिपति या ये जो नक्षत्र है ये शुक्र का नक्षत्र है जिसके ऊपर आधिपत्य जल देवता का है, वरुण देवता का है ना। ऐसे लोग जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे हों उनको जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए और साथ ही साथ उन्हें कपास की जड़ अपने गले में धारण करनी चाहिए सोमवार के दिन और ओम अदभ्यो नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। उन्हें जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, जल से संबंधित कारोबार करना चाहिए, प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करनी चाहिए, गैजेटेड ऑफिसर बन जाने की तैयारी करनी चाहिए, पेट्रोलियम डिपार्टमेंट में काम करना चाहिए, इमारती लकड़ियां, बिल्डिंग डेकोरेशन करना, इंटीरियर डेकोरेशन का काम, मैनेजमेंट का काम, सुंदर खान पान, पान पत्ता, लौंग इलायची, मसाला जो ये होता है जो मुख में सुगंध देता है, इन सभी चीजों में इनकी दिलचस्पी बड़ी अच्छी होती है। पूर्वाषाढ़ा ये संपूर्णतया चाहे पुरुष हो चाहे जाति का। इस नक्षत्र में जो जातक जन्मे होते हैं ये वस्तुतः अपने धुन के पक्के होते हैं। मतलब सामान्यतया आप वो चाहे गलती हैं, वो उनको पता है कि वो गलत हैं, पर फिर भी जो बात वो कह देंगे उसको उस बात पे अडिग रहते हैं और प्रायः इन्हें इसी वजह से हठी या सनकी दिमाग वाला भी कह दिया जाता है। मतलब अपना सिद्धांत जो है वो अपना लिया, उससे नीचे नहीं उतरेंगे और ना तो उससे ऊपर जाएंगे। अपने सिद्धांतों पे पूर्णतया
वचनबद्ध होकर के काम करना, किसी भी प्रकार से कोई समझौता ना करना। जब उनके दिमाग में कोई बात आ जाए कि यही सही है, तो चाहे उनको लाख कोई समझाता रहे कि नहीं ये गलत है, वो उससे पीछे नहीं हटते। दूसरों की समस्या का निजात ढूंढना, उसकी समस्या का हल करना या हल तक उसे पहुंचाना, बिना फायदे के भी ये करते रहते हैं। लेकिन इनके पीठ पीछे जितने भी बुराई करने वाले लोग हैं, वो प्रायः ज्यादा होते हैं। इनको प्रायः अपने आसपास चापलूसों से घिरा हुआ भी देखा जाता है। खुल करके कोई भी व्यक्ति इनका संपूर्णतया विरोध कभी नहीं कर पाता है, क्योंकि इनके पास पद और साहस के साथ मजबूती भी होती है। ये शरीर से लंबे लंबे कानों वाले, दिव्य सुंदर सुनहरे नेत्रों वाले, बड़ी अच्छी भ्रिकुटी होती है। धनुष की टंकार की भांति इनकी स्वयं की भ्रिकुटी होती है। कपोल बड़े सुंदर खिले हुए, चेहरा बिल्कुल ही गंभीर और सजीला, सुंदर नेत्र, दिव्य वाणी और शंख की भांति इनकी वाणी होती है। अनुभवों के सागर होते हैं, शास्त्र को जानने वाले होते हैं और अपनी दिव्य कला कौशल से सबको सही मार्ग दिखाने वाले भी होते हैं। ये किसी से तर्क में कभी हारते नहीं, सदैव जीतने की जिद होती है, सदैव कभी भी ये मेहनत करने के पीछे ही लगे रहते हैं, अकर्मण्यता इन्हें छूती तक नहीं है। इनके अंदर जो अदम्य साहस है, जो पराक्रम है, जो बल है, वो दूसरों के दांत खट्टे कर देने की योग्यता और क्षमता रखता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, इसके प्रभाव में शुक्रदेव आ जाए और शुक्र अगर आपकी कुंडली में बलवान होके उच्च के होके बैठे हों, तो ये व्यक्ति को पदासीन अधिकारी, उच्च पदस्थ कार्य क्षेत्र में रखने वाला, धन मान संपदा आदि से युक्त रहने वाला, अपने जीवन में खूब धन कमाने वाला और गंभीर नेत्रों वाला, सुंदरता का प्रिय, प्रेम प्रसंग से युक्त, महिला और पुरुष मित्रों से संपदा प्राप्त करना, सुख प्राप्त करना, मनोविनोद करना और अपने से कनिष्ठ कर्मचारियों की सेवा करने में भी कभी कोताही न बरतने वाले होते हैं। ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। अब बात करते हैं कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का जो आकाश में जो मंडल है, जो पूरा संपूर्ण आकाश मंडल है, इसमें 253 डिग्री से लेकर के और 264 66 डिग्री तक का जो पूरा काल है, ये जो आकाश की दूरी है, ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंतर्गत आती है। और इसमें एक नक्षत्र के, जैसे कि आप लोग जानते हैं, 4 चरण होते हैं। तो मूलतया पहले चरण के जो स्वामी देवता हैं, वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में पहले चरण के स्वामी देवता सूर्य, दूसरे चरण के बुध, तीसरे चरण के शुक्र और चौथे चरण के मंगल होते हैं। अब जरा ध्यान से समझिए। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वस्तुतः शुक्र का नक्षत्र है। पहले चरण के अधिपति सूर्य देव हो गए, दूसरे के बुध हो गए, तीसरे के शुक्र हो गए और चौथे के मंगल हो गए। अब इसका अर्थ होगा कि जिस जातक का जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होगा, उसकी कुंडली में ये चारों ही ग्रह बलवान होने चाहिए। एक तो सबसे पहले उसके व्यक्तित्व और उसके स्वभाव, स्वास्थ्य, आयु और श्रेष्ठता के लिए शुक्रदेव का स्वतः बलवान होना आवश्यक होगा। दूसरे नंबर पे उसके चरित्र निर्माण, उसके ज्ञान निर्माण, उसके बल निर्माण, उसके इम्यून के निर्माण के लिए सूर्यदेव का बलवान होना आवश्यक होगा। पहले चरण के स्वामी हो गए। दूसरे चरण के अधिपति बुध होने के कारण व्यक्ति की कुंडली में बुध का बलवान होगा, आवश्यक होगा। तभी वो जातक विद्वान, लेखक, कवि, कुशाग्र बुद्धि, आदान प्रदान करना, कम्युनिकेट करना, बेहतर वाणी का मालिक होना, वाणी का इस्तेमाल करना, धन का इस्तेमाल करना, बुद्धि का इस्तेमाल करना, कृतज्ञता का इस्तेमाल करना, ये बुद्ध के बलवान होने से होगा। तीसरे नंबर पे शुक्र का बलवान होना इस वजह से भी होगा क्योंकि ये तीसरे चरण के स्वामी भी होते हैं और ये नक्षत्र भी इन्हीं का है। इस वजह से शुक्रदेव के बलवान नहीं होने से व्यक्ति सांसारिक सुखों से वंचित रह जाएगा। अगर आपके नक्षत्र के अधिपति कमजोर हैं, नीच के हैं या अस्त हैं या मृतप्राय हैं और बलवान नहीं हो रहे हैं, तो आपको आपके चरित्र चिंतन में भी गड़बड़ी पैदा होगी, आपका स्वास्थ्य भी कमजोर होगा, पारिवारिक जीवन भी मतभेद में जाएगा और दाम्पत्य का सुख तो कहो चलो कमजोर ही है, ऊपर से स्वास्थ्य भी कमजोर हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के तीसरे चरण के स्वामी शुक्रदेव के होने के कारण कुंडली में इनकी भी मजबूती काफी महत्वपूर्ण और महत्ता वाली हो जाती है। चौथे नंबर पे जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चौथे चरण के अधिपति होते हैं, वह साक्षात ऊर्जा के स्रोत मंगलदेव होते हैं। और अगर आपकी कुंडली में मंगलदेव बलवान नहीं है, कमजोर हैं, तो इसका अर्थ होगा कि आप में अदम्य साहस, बल, पराक्रम और चीजों को समझने की शक्ति,
विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना, टेक्नोलॉजी को समझना, ज्ञान को समझना, है ना? और जो अ, अपनी क्रेडिबिलिटी होती है, उस विश्वास को समाज के सामने प्रस्तुत करना और उसके योग्य बनना, ये सब मंगल के कारण हो जाता है। तो मूलतः ये 4 ग्रह, 4 से 5 ग्रह शुक्र, सूर्य, बुध, वापस शुक्र और फिर मंगल, इनका बलवान होना आवश्यक होगा। अब बात करते हैं कि जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की जातिकाएँ होती हैं, उनकी बुद्धि बड़ी अच्छी होती है, उनका ज्ञान बड़ा अच्छा होता है, पारिवारिक जीवन वो अच्छा बनाना चाहती हैं, अच्छे लोगों से मैत्री करना चाहती हैं, मृदुभाषी होती हैं, बड़ी कोमल और हृदय वाली होती हैं, सुंदर होती हैं, परिवार को समेटने वाली होती हैं, गंभीर बात करने वाली होती हैं, कम्युनिकेटिव बहुत अच्छी होती हैं, बहुत सूक्ष्म बोलने वाली होती हैं, मृदु बोलने वाली होती हैं और चरित्रवान भी होती हैं। सुंदरता का इन्हें दंभ नहीं होता है, घमंड नहीं होता। पुरुषों में घमंड हो जाता है। पुरुषों में अपनी लंबाई का घमंड हो जाए, अपनी सुंदरता का, अपनी जो एक एजुकेटिव होने का जो घमंड होता है, वो हो जाता है। पर महिलाओं में ऐसा नहीं होता। बैलेंस बहुत अच्छा करती है। अब बात करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं और उस पे सूर्य की दृष्टि पड़ जाएगी तो क्या होगा? तो व्यक्ति चरित्रवान होगा। इसमें आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। धनी भी होगा, दार्शनिक भी होगा, चिंतन करने वाला होगा, मार्मिक रहस्यों को समझने वाला होगा। और उसी चंद्रमा के ऊपर अगर मंगल की दृष्टि पड़ जाएगी तो व्यक्ति प्रशासनिक सेवाओं में जिम्मेदारी वाला पद संभालता है, अच्छी नौकरी में जाने वाला होता है, सैनिक सेवा में जाने वाला हो जाता है, खनन विभाग में काम करने वाला, फर्नीचर में काम करने वाला, भूमि के नीचे काम करने वाला होता है। बुद्ध की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति लेखक हो जाए, कवि हो जाए, पुजारी हो जाए, पांडित्य कर्म करने वाला, ज्योतिषी हो जाए और बहुत सारे क्षेत्रों में अपनी वाणी से धन कमाने वाला हो जाए। गुरु हो जाए तो पुत्रवान होता है, श्रेष्ठ संपत्ति का मालिक होता है, अच्छे लाभ और पद को विभूषित करने वाला होता है, धनवान जीवन भर बना रहता है, तत्व को समझने वाला दार्शनिक होता है, ज्ञानी और सबको ज्ञान देने वाला हित चिंतक होता है। शुक्र सुखी, अच्छी मानसिकता, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्गों को समझने वाला होता है। यहां उसको सारी चीजें आ जाती हैं। वहां वो ज्ञान को भी जानता है, धर्म को भी जानता है, आदर भी करता है, कृतज्ञता भी है, सुंदरता भी है, साधन का मालिक भी है, तपस्या भी कर रहा है और इष्ट सिद्धियों की प्राप्ति भी कर रहा है, भविष्य भी देख रहा है, ज्योतिषी भी है, ज्ञान को बहुत अच्छे तरीके से परिमार्जित भी करता है, श्रेष्ठ लोगों तक पहुंचाता भी है और अच्छे तरीके से रहता भी है। शनि कृपण, कष्ट देने वाला, दुखी और निर्दयी, झूठा, आवारा, बदचलन, बदसलूकी करने वाला और प्रायः नशे में धुत रहने वाला बना देते हैं। शनि की दृष्टि अगर पड़ जाए तो राहु और केतु भ्रम में देने वाले ग्रह होते हैं। तो व्यक्ति अपने व्यय को लेकर के, अपने संसाधन को सही जगह पे खर्च को लेकर के, अपनी एनर्जी को सही जगह पे लगाने को लेकर के भ्रम में प्रायः पड़ा रहता है। अब ये तो बात रही नक्षत्र के चरण की, दृष्टि की बात हो गई, व्यक्तित्व की बात हो गई, आकाश मंडल के क्षेत्र के बारे में बात कर दी। 253 डिग्री से लेकर के 266 डिग्री तक का ये क्षेत्र होता है। अब इसको समझाते हैं कि ऐसे लोगों को कपास की जड़ गले में धारण करनी चाहिए, जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए और सदैव कलाओं को पारखी दृष्टि से देखने की आवश्यकता होती है। आप अच्छे पद पे ही जाएंगे, ये इतना विश्वास आपको अपने दिमाग में रख लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त और भी अगर मैं बात कर दूं तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जो जातक जन्मा होता है वो भगवान का पूजक होता है ना? बहुत छोटी अवस्था मतलब 25वें वर्ष के बाद ही उसको प्रेम की समझ बहुत ही तीव्रता से होने लगती है। बहुत गंभीरता से अपनी बात रख करके सामने वाले शत्रु को अपना मित्र बना लेता है। बहुत ध्यान से समझिए। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में ये मृदु स्वभाव इतना बेहतर होता है कि ये किसी को भी अपना शत्रु मानते ही नहीं है। लेकिन अगर वो एक बार शत्रु मान लें तो फिर उसको उसके सिंहासन से नीचे उतार करके उसके लिए मित्रता का भाव उसके दिमाग में डालना बड़ा असंभव सा हो जाता है। प्रायः इनको हड्डियों का रोग होता है, छोटी-मोटी बीमारियां इनको प्रायः परेशान करती हैं। शरीर कांपने लगता है। क्रोध में आएंगे तो भुजाएं फड़कने लगती हैं। क्रोध में आएंगे तो जबान भी कपकपाने लगती है और भुजाएं भी कांपने लगती है। ऐसी स्थिति होती है। कुछ इसी तरीके से आज के इस पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के ऊपर जो कार्यक्रम केंद्रित था, जो बिल्कुल ही पुष्ट था, का समापन करते हैं।
कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का था, जिसका अर्थ भगवान वेदव्यास लिखते हैं कि जो व्यक्ति अपने सामने भगवान भोलेनाथ के आए हुए प्रसाद को ये कह करके विलंब कर देता है कि बाद में ग्रहण कर लूंगा, खा लूंगा, उसको पाप लगता है। इस वजह से आए तो चाहे जैसी भी स्थिति हो, स्वीकार करें और पाइए, उसका भक्षण करिए, तब जाकर के आपके समस्त दोषों का शमन होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।